हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारी तीसरी यूनिट चल रही है जो समग्रता के से संबंधित है। उसमें सबसे पहले हम दार्शनिक जिनका नाम है अरविंद घोष, इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया और उनकी शिक्षा से संबंधित विचारधाराओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है अरविंद का या अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन। दिनांक हो गई है 28 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। प्रकरण है अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन। अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। अरविंद के अनुसार शिक्षा का उपयोग मस्तिष्क के विकास तथा प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी बात बताई है कि अरविंद घोष ये मानते हैं कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य मस्तिष्क का विकास माना जाता है, मस्तिष्क का प्रशिक्षण माना जाता है। उन्होंने मस्तिष्क के अंतःकरण का 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्णन किया है। उन्होंने मस्तिष्क के अंतःकरण का 4 प्रमुख स्रोत मैं वर्णन किया। अब पहला कौन सा है? पहला है सबसे पहले चित्त अथवा स्मरण शक्ति। चित्त या स्मरण शक्ति। ठीक है। दूसरा है वास्तविक मस्तिष्क। तीसरा है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। चौथा है ज्ञान या चेतना शक्ति। ज्ञान या चेतना शक्ति। 4 प्रकार से इन्होंने अंतःकरण का 4 स्तंभ बताए हैं। सबसे पहले है कि चित्त या स्मरण शक्ति, जिसको बोलते हैं मेमोरी पावर। दूसरा है वास्तविक मस्तिष्क यानी ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है उसको वास्तविक मस्तिष्क कहा जाता है। फिर है बुद्धि, इंटेलिजेंसी तीसरा, और चौथा है अपने ज्ञान या चेतना शक्ति, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। स्मरण शक्ति के विषय में अरविंद का मत है कि मानव की ज्ञानेंद्रिया समय आने पर आवश्यक वस्तुओं की खोज करती है। यानी मानव के पास, ये मानव है, इसके पास में जो ज्ञानेंद्रिय है, जो जन्म से लेके ये पैदा हुआ है, उस ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए समय आने पर आवश्यक वस्तु की खोज करता है। जैसे जैसे इसको जरूरत होती है वैसे वैसे उस चीज की क्या करता है, खोज करता है। जैसे मान लो उसको भूख लग रही है तो भूख लगने के लिए भोजन के पास जाता है, या छोटा बच्चा होता उसको ऑटोमेटिक वाला कि मुझे भोजन के पास नहीं जाना है, मुझे सिर्फ रोना है,
रोने से मेरी मम्मी दूध पिलाएगी या मुझे खाना खिलाएगी। तो उस जैसी उसकी आवश्यकता होती है वैसे ही उसकी ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है, विकास होता है। उसकी ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है, विकास होता है। वह खोज कभी भी सही वस्तु की ओर होती है, कभी कभी गलत वस्तु की ओर भी होती है। कभी कभी उसकी खोज सही वस्तु की तरफ भी होती है और कभी कभी उसकी खोज गलत वस्तु की तरफ भी होती है। अरविंद जी का विचार है कि स्मरण शक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी स्मरण शक्ति के लिए, यानी मेमोरी पावर के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्मरण शक्ति व्यक्तिगत भिन्नता के साथ साथ भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का सोचना, समझना, कल्पना करना, तर्क करना सबका अलग अलग होता है। मानव की ज्ञानेंद्रियों जो अनुभव करती है या अनुभव ग्रहण करती है, उनका संबंध मानव के वास्तविक मस्तिष्क से होता है। यानी जो बालक या जो मानव ज्ञान अनुभव कर रहा है या ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो उसका जो संबंध होता है वो मानव के वास्तविक मस्तिष्क से माना जाता है। मस्तिष्क इन भेजी सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा उनसे निर्मित प्रतिमाओं को विचारों में बदलता है। मतलब हम पूरे दिन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनका अनुभव प्राप्त करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका एनालाइज, उनका जो कौन सी चीजों को हमको ग्रहण करना है, कौन सी चीजों को हमको डिलीट करना है, वो हमारा क्या करता है, मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मस्तिष्क करता है। वे शिक्षक के कार्य के विषय में कहते हैं कि शिक्षक बालक को वह सिखाए कि वह अपनी ज्ञानेंद्रिय को किस प्रकार से प्रयोग करे तथा बालक की योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार उनसे काम ले, अन्यथा बालक का ज्ञान प्राप्ति में असमर्थ होगा। यानी एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करे, कौन सा ज्ञान प्राप्त करे और कौन सा ज्ञान प्राप्त नहीं करे। तो ये एक शिक्षक ही अपने बालक को, अपने शिक्षार्थी को बता सकता है। बुद्धि मस्तिष्क का तीसरा स्तर है। जो तीसरा स्तर है वो है बुद्धि। अब बुद्धि का क्या काम है कि बुद्धि ही ज्ञान को संगठित करती है। बुद्धि ही अपने ज्ञान को क्या करती है, संगठित करती है और संबंधित विचारों को जन्म देती है। यानी जैसे ही हमारे विचार बुद्धि में संग्रहित होते हैं, फिर नए विचारों को, नए ज्ञान को कौन उत्पन्न करता है, हमारी बुद्धि करती है। अरविंद ने बालक की शिक्षा में बुद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। बुद्धि के अनेक ग्रुप होते हैं, जैसे एकत्रीकरण, रचना, समन्वयकरण। अरविंद ने इसे बुद्धि का दाहिना हाथ मानते हैं। इस दाहिने हाथ को कार्य प्रशिक्षण, कल्पना, स्मरण, निरीक्षण एवं अध्ययन करना माना जाता है। यही हाथ आदेश भी देता है और यही हाथ प्राप्त कर ज्ञान का स्वामी भी है। बायां हाथ बुद्धि का दास है। इसका कार्य तुलना और श्रेणी विभाजन करना है, किया जाना चाहिए। वही ज्ञान परिणाम निकालता है। अतः अरविंद के अनुसार मस्तिष्क के दोनों हाथों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे जो मस्तिष्क के दो है, एक दायां एक बायां, इसको अरविंद जी ने दायां हाथ बताया और बायां हाथ बताया। ठीक है। चेतना शक्ति पर जो अंत में जो अपना है ज्ञान और चेतना शक्ति। चेतना शक्ति वह शक्ति है जो पूर्णतः विकसित नहीं है। इसका पूर्ण रूपेण किसी भी मानव के पास नहीं है। अपूर्ण रूप से जो ये लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। यानी चेतना का मतलब होता है कि हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में 100% उसका मतलब कि विषय वस्तु या संपूर्ण ज्ञान नहीं रख पाते हैं। वो चीज सही भी हो पाती है या गलत भी हो सकती है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह इस शक्ति के विकास में सहयोग दे। शिक्षक को बालक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। अरविंद के अनुसार शिक्षक ज्ञान नहीं देता, वरन
वह यह सिखाता है, मतलब है कि शिक्षक ज्ञान नहीं देता है बल्कि यह सिखाता है कि वह स्वयं ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करे। मतलब बालक को यह सिखाता है कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त करे। हम नहीं सिखा रहे बल्कि बालक वो कैसे खुद स्वयं कैसे ज्ञान प्राप्त करे वो शिक्षा दे रहे हैं। वह उस ज्ञान को छात्र के समक्ष नहीं रखता है जो लिखित है, वह छात्र को केवल इतना ही दिखाता है कि ज्ञान कहाँ है और किस प्रकार अर्जित किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। तो ये थे अपने मस्तिष्क के अंतःकरण का 4 प्रमुख स्तर है, जिसमें चित्त और स्मरण शक्ति, वास्तविक मस्तिष्क, बुद्धि और ज्ञान और चेतना शक्ति। अगले वीडियो में हम अगले विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।